हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड डेमो लेक्चर ऑफ कंपनी लॉ। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बेटा फर्स्ट डेमो लेक्चर के अंदर हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी कंपनी लॉ की कि सर कंपनी लॉ का कैसे इवोल्यूशन हुआ 1850 से लेकर 2013 तक, कैसे कंपनी लॉ के अंदर चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स हुई। वो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में बेटा हम कंपनी लॉ की एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंपनी क्या है और कंपनी की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो वो आज हम इस लेक्चर में बेटा चर्चा करेंगे। चलिए जी, आइए हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी से। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि सर कंपनी क्या है। जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं व्हाट इज कंपनी, तो वो बोलते हैं कि सर कंपनी इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस करने का एक तरीका है। हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं, जैसे हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, हमारे पास पार्टनरशिप है, हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ठीक इसी तरीके से बेटा एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कंपनी। यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे जनरल पार्लेंस में पूछूं, एक आम लेमैन से पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, तो बेटा कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन, कंपनी का मतलब होता है साथ, कंपनी का मतलब होता है टुगेदरनेस। जैसे हम कई बार किसी को बोलते हैं कि यार आपकी कंपनी मुझे बहुत पसंद है, या मैं बोलता हूं कि सर आपकी कंपनी में रह के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं ये वर्ड कंपनी यूज करता हूं तो हम उसको इस सेंस में यूज करते हैं कि वी आर यूजिंग दिस वर्ड इन एन एसोसिएशन और टुगेदरनेस, और मैं साथ की बात करता हूं तो वो कंपनी का मतलब है। वैसे अगर हम बात करें तो सर ये जो वर्ड है कंपनी, ये डिराइव हुआ है बेटा एक लैटिन वर्ड से। दो वर्ड्स को मिलाकर बना है कम एंड पेनी। कम का मतलब है बेटा टुगेदर और पेनी का मतलब है बेटा ब्रेड। तो कंपनी का क्या मतलब हुआ? व्हेन टू और मोर पर्सन दे शेयर देयर मील टुगेदर और दे ईट ब्रेड टुगेदर, वी कॉल इट अ कंपनी। सो लिटरली अगर मैं बात करूं इसकी, तो सर लैटिन के अकॉर्डिंगली कंपनी का मतलब इज व्हाट? टू ईट ब्रेड टुगेदर। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, जब इंग्लिश ने इस वर्ड को अडॉप्ट किया तो इंग्लिश में इस वर्ड का मतलब आया बेटा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। That means when two or more person they are associated together, उस एसोसिएशन को बेटा हम नाम देते हैं कंपनी। तो कंपनी का बेसिक मतलब क्या है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब हम एक बार बात करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी का क्या मतलब है। बेटा याद रखना, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो इन्होंने कंपनी को कैसे एक्सप्लेन किया? वो बोलते हैं कंपनी means a company which is incorporated under। अच्छा, इस डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर हमने जब इंग्लिश पढ़ी थी तो हमारी टीचर ने हमें बताया था कि सर हम जिस वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं ना, उसी वर्ड को हम डेफिनेशन में यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर इफ आई एम एक्सप्लेनिंग द वर्ड कंपनी, आई कैनॉट यूज द वर्ड कंपनी इन द डेफिनेशन। लेकिन सर ये जो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर आप हमें पढ़ा रहे हो सर, इसमें तो ये बोल रहे हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी, मतलब आप कंपनी को डिफाइन करने के लिए कंपनी वर्ड का यूज कर रहे हो। तो बेटा मैं यहां पे आपको एक बात बता दूं, ये जो फर्स्ट इन्होंने वर्ड यूज किया ना कंपनी, यहां पर ये बेटा इन्होंने, मैं बोलूंगा टेक्निकल सेंस में वर्ड यूज किया, लेकिन यहां पर जो इन्होंने वर्ड यूज किया कंपनी, ये बेटे जनरल सेंस में इन्होंने वर्ड यूज किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सर इंग्लिश के अंदर कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इजंट इट? तो सर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, तो आप बोलना कंपनी मींस एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहां पर कंपनी को आपने पढ़ना है एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो नो डाउट उन्होंने कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए वही वर्ड का प्रयोग किया है, कंपनी मींस अ कंपनी। बट फर्स्ट कंपनी का जो मतलब है वो टेक्निकल सेंस में लेना है, और सेकेंड कंपनी का जो मतलब है वो जनरल सेंस में लेना है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी इन जनरल सेंस? बेटा जनरल सेंस में कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो आपको इसको ऐसे पढ़ना है कि सर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर, पहली बात, दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनीज एक्ट
2013 की डेफिनेशन बोल रही है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। वो बोलते हैं कोई भी कंपनी का मतलब कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज इनकॉर्पोरेटेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटेड? यहां पर आपको इसका मीनिंग लेना है फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। तो हमने क्या मीनिंग लेना है बेटा यहां पे? Formed and registered. So any association of person which is formed and registered under this act. What do you mean by this act, sir? Certainly हम Companies Act 2013 पढ़ रहे हैं, तो this act का मतलब होगा Companies Act 2013, isn't it? तो this act का मतलब Companies Act 2013 और any previous act का मतलब है, सर इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 67 के अंदर। इसीलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ाई, मैंने आपको बताया कि सर कैसे हमारा पहला कंपनीज एक्ट 1850 में आया, फिर उसके बाद चेंजेस होते गए और हम इवोल्यूट करके आज यहां पे कंपनीज एक्ट 2013 तक पहुंचे। तो सर अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो तो भी हम आपको कंपनी मानने वाले हैं, लेकिन अगर आप इससे पहले वाले किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, मतलब हो सकता है आप कंपनीज एक्ट 1866 में रजिस्टर्ड हो सकता है सर आप कंपनीज एक्ट 1882 में रजिस्टर्ड हो सकता है आप कंपनीज एक्ट 1913 में रजिस्टर्ड हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1942 में रजिस्टर्ड हो, या कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हो, या एनी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी अफोरसेड एक्ट और ऑर्डिनेंस इन द फोर्स। किसी भी एक्ट या ऑर्डिनेंस के अंदर अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया है तो हम आपको कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात सोच कर देखो, सोचो सर अगर हमने डेफिनेशन में यह पार्ट ना डाला होता तो क्या होता? सर हम एक बड़ी समस्या में पड़ जाते। क्या सर? सर फिर आप सिर्फ उन्हीं को कंपनीज मानते जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, और जो प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है उनको फिर कंपनी नहीं माना जाता। इसका तो फिर यही मतलब हुआ। इसका मतलब कंपनीज एक्ट फिर उन्हीं कंपनीज पर एप्लीकेबल होता जो कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हैं, और जो पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हैं उनके लिए एक अलग एक्ट बनाना पड़ता। लेकिन सर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने तो सभी कंपनीज को एक ही एक्ट से गवर्न करना था। इसीलिए जब हमने कंपनीज एक्ट 2013 बनाया तो हमने इसमें कंपनीज की डेफिनेशन वाइडर रखी। हमने बोला कि सर कंपनी मींस ऑल द कंपनीज वेदर यू आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और यू आर रजिस्टर्ड विद प्रीवियस एक्ट। तो आप किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, हम आपको कंपनी मानेंगे और कंपनीज एक्ट आपके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, इसका एक बार बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आगे मूव कर रहा हूं। सर कंपनी से जुड़ा हुआ एक और भी वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि सर वी आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कंपनी इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। ये जो वर्ड इनकॉर्पोरेशन है ना, ये कॉर्पोरेट से ही आया है। तो हमें एक बार यह भी समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट। देखो बेटा, कॉर्पोरेट का मतलब है कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कोई भी ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो सर आप हमें कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि ऐसे कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं जो हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिनमें सेपरेट लीगल एंटिटी। आप मुझे बताइए ऐसे कौन से बिजनेस हैं। सर ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपसे, ये सब कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल है बेटा। कंपनी तो सब जानते ही हैं सर, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज हैविंग अ डिफरेंट एंटिटी, कह सकते हैं एक डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। ऐसी बेटे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आपको पता ही है। एलएलपी, एलएलपी भी एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस मैं बोल सकता हूं। दो फॉर्म ऑफ बिजनेस को मर्ज करके बनाया, कुछ फीचर्स इसमें पार्टनरशिप के डाले, कुछ फीचर्स इसमें कंपनी के डाले,
और दोनों को मिक्स करके दे हैव मेड अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बेटा एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहां पर भी जो पार्टनर्स होते हैं और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, ये दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं बेटा, डिस्टिंक्ट एंटिटी हैं। फिर आ जाती है बेटे स्टैट्यूटरी बॉडीज। आपको पता होगा देयर आर सर्टेन बॉडीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर और वी कैन से विच आर मेड विद अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिनको पारित करने के लिए स्पेशल एक्ट पास हुआ था, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे बेटा आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आप सब जानते हैं इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट जिसका नाम है आईसीएसआई एक्ट। ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब एक ऐसी बॉडी है जिनको बनाने के लिए एक सेपरेट एक्ट पारित किया गया, तो इनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और याद रखना बेटा स्टैट्यूटरी बॉडी इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी। याद रखना हमें उन फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करनी है जो सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, और जो भी सेपरेट लीगल एंटिटी होगा बेटा हम उसको क्या नाम देंगे, हम बोलेंगे कि ये कॉर्पोरेट एंटिटी है। कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसे बेटा फॉरेन कंपनी की अगर मैं बात करूं, सर कंपनी जब आपने बोल दिया तो फॉरेन कंपनी अलग से क्यों बोल रहे हो? बेटा ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। जब मैं कंपनी बोलता हूं तो आप सब जानते हो कि सर कंपनी मींस अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो सर यहां पर तो जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी उसी की बात हो रही है। लेकिन बेटे फॉरेन कंपनीज एक्ट के अंदर भी तो कुछ कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी, उनको भी मैं सेपरेट लीगल एंटिटी मानता हूं। तो सर ये फॉरेन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं बेटा, और इनको भी हम कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। तो सर ये सब क्या है, क्योंकि सर इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सब कॉर्पोरेट एंटिटी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है जबकि कंपनी एक नैरो टर्म है, ऐसा बोल सकता हूं? इसी के बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि सर सारी कंपनीज कॉर्पोरेट होती हैं लेकिन सारे कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होते। क्यों सर? सर हो सकता है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकता है वो फॉरेन कंपनी हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कॉर्पोरेट कंपनी होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि सारी कंपनीज कॉर्पोरेट होंगी ही होंगी, इजंट इट? तो ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं और थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं। चलिए सर, अब हम बात कर रहे हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज की कि सर कंपनी, हमने पढ़ तो लिया कि सर कंपनी क्या होती है, हमने जनरल पार्लेंस में भी पढ़ा, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग भी पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। लेकिन सर अब हम बात कर रहे हैं सर फीचर्स ऑफ कंपनी। एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब हम कंपनीज एक्ट के फीचर्स पढ़ेंगे ना, जब हम कंपनी के फीचर्स पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे फीचर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये जो फीचर्स होंगे ये पब्लिक कंपनी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बनाए गए हैं। अब एक सवाल उठता है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कई सारे ऐसे फीचर्स होंगे कंपनी के जो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं दैट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनीज के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन सर प्राइवेट कंपनी में तो जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। तो सर ये फीचर तो कंपनी, प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल है ही नहीं। तो मैं पहले ही आपको बताकर चल रहा हूं कि सर हम जो भी फीचर्स पढ़ेंगे वो बेटा किसको मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे? सर पब्लिक कंपनी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे। अब एक सवाल उठता है कि सर क्यों पब्लिक कंपनीज को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे? सर क्या प्राइवेट कंपनी को आप कंपनी नहीं मानते? क्या 1% कंपनी को आप कंपनी नहीं मानते? जैसे हम बात करेंगे कि सर कंपनी के अंदर जो होती है लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो सर कंपनीज एक्ट तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए साथ भी कंपनी को अलाउ करता है। तो सर करता है, लेकिन सर ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सर जब कंपनीज एक्ट बना था ना, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपनी थी, दैट वाज पब्लिक कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट और ये लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का कॉन्सेप्ट
और ये बाकी सारे कॉन्सेप्ट बेटा लेटर ऑन ऐड किए गए कंपनीज एक्ट के अंडर। तो पहले जो था वो सिर्फ और सिर्फ देयर वाज ओनली एंड ओनली पब्लिक कंपनी। तो बिकॉज इनिशियली देयर वाज ओनली वन टाइप ऑफ कंपनी एंड दैट वाज पब्लिक कंपनी। हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सर पब्लिक कंपनी ही थी शुरू में, प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में डाला। और ये 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट तो मैं बोलूंगा कि सर कंपनीज एक्ट 2013 में आया, ये तो था ही नहीं। इसीलिए ये जो कंपनी के फीचर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, क्योंकि पहले अदर फॉर्म ऑफ जो कंपनीज हैं वो थी ही नहीं। चलिए आइए सर एक बार जरा हम फीचर्स भी पढ़ते हैं कि सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है बेटा इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बेटा जब मैं बोलता हूं ना वॉलंटरी, तो हिंदी में अनुवाद करें तो मैं बोलूंगा बेटा स्वे इच्छा। वॉलंटरी का मतलब है कि सर किसी भी मेंबर को कंपेल नहीं किया गया। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है बेटे टू और मोर पर्सन, इजंट इट। तो नो डाउट कंपनी के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब किसी भी मेंबर को कंपेल नहीं किया गया कंपनी में आने के लिए। ये उनकी खुद की मर्जी थी, ये उनकी खुद की चॉइस थी कि उन्होंने कंपनी का मेंबर बनना पसंद किया। तो पहली बात सर एसोसिएशन का मतलब होता है टू और मोर पर्सन। अच्छा अब ये फीचर देखो, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 1% कंपनी, क्योंकि 1% कंपनी का मतलब क्या होता है, देयर इज ओनली वन मेंबर। और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है टू और मोर। तो सर ये 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। हां सर हो भी नहीं सकता। क्यों सर 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट तो अभी आया 2013 में, और ये फीचर्स तो तब से हैं जब से कंपनीज एक्ट बना। तो कंपनीज एक्ट जब बना बेटा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी होती थी, इसलिए इनके बहुत सारे फीचर्स पब्लिक कंपनी पे ही एप्लीकेबल हैं। ठीक है। तो सर nobody is compelled to become member of the company and person become member of the company by their own will। अपनी मर्जी से वो कंपनी के मेंबर बने, किसी ने उनको कंपेल नहीं किया था। तो ये पहला बेटा कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का, दैट देयर इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कि सर कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल का मतलब that it can be transferred from one person to another। अगर आप पार्टनरशिप की बात करो और कंपनी को कंपेयर करो पार्टनरशिप से, तो आप सब जानते हो कि सर पार्टनरशिप के अंदर जो शेयर होता है ना पार्टनर का, वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। मतलब अगर पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना शेयर देना चाहता है तो उसको बाकी सारे पहले पार्टनर से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो वो अपना शेयर किसी XYZ को, आउटसाइडर को बेच नहीं सकता। लेकिन सर कंपनी का एक फीचर है क्या, दैट देयर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल हैं। X चाहे तो Y को बेच सकता है, Y चाहे तो Z को बेच सकता है, Z चाहे तो A को बेच सकता है। तो सर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है और फ्रीली ट्रांसफरेबल है। लेकिन बेटा ये फीचर जो है प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये जो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं बेटा, हमें किसको मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है, हमने पब्लिक कंपनी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है। हां सर पब्लिक कंपनी के शेयर्स तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप किसी को भी चाहे बेच सकते हो। लेकिन सर प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल क्यों नहीं होते। बेटा प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अगर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएं तो फिर तो वो पब्लिक कंपनी ही बन जाएगी। प्राइवेट कंपनी का मतलब जहां पर प्राइवेट लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फंड्स ऑफ द पब्लिक। और क्योंकि प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लोगों का पैसा लगा होता है, इसीलिए प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं। मतलब ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। पब्लिक कंपनी को तो सब कुछ करना है। तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी में फिर रिस्ट्रिक्शन भी डाल दी कि भैया आपको देखो हमने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स तभी तक मिलेंगे जब तक आप प्राइवेट रहोगे। तो इसीलिए इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि इनके शेयर्स जो हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ठीक है सर। और सर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सर जो शेयर्स है, पहली बात उसको गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है।
और गुड्स का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो, गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है और जिसको एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर जाया जा सकता है। तो सर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आज अगर मैं बात करूं तो सर आप सब जानते ही हो कि सर ये जो शेयर्स हैं पहले तो चलो फिर भी फिजिकल फॉर्म में थे, तो सर इनको बेचने में बहुत कठिनाइयां थी। पहले आपको एक शेयर ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती थी, फिर वो कंपनी में सबमिट होती थी। लेकिन आज तो ये शेयर भी डीमैट फॉर्म में हो गए, तो ट्रांसफरेबिलिटी और इजी हो गई है। आप सब जानते हो कि सर आजकल तो ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं, इजंट इट, जिसको हम डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म भी बोलते हैं। उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो सर आज तो कंपनी की जो शेयर्स की जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो और इजी हो गई है और आसान हो गई है। तो सर सेकंड फीचर हमने पढ़ा दैट जो शेयर्स है कंपनी के दैट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। आइए सर आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सर यहां पर मेंबर्स की अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी ऑफ कंपनी। कई लोगों को एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, बोलते हैं सर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बेटा एक बात याद रखना, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं होती। तो सर ये फिर क्या है बेटा, ये मेंबर्स की लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, कंपनी की लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। कंपनी ने तो जितना लायबिलिटी लिया है सब चुकाना है, सब वापस करना है, इसलिए कंपनी की कोई लिमिट नहीं है। हां लेकिन अगर मेंबर्स की बात करें तो बेटे मेंबर्स की लायबिलिटी की एक लिमिट होती है। सर दो तरीके से लिमिट हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब है? सर यहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स का मतलब है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपके शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपए है और उसमें से 80 रुपए पेड अप है, तो सर मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी है? सर 20 रुपीज लायबिलिटी। 80 रुपए तो पे कर चुके हो ना आप। और सर अगर इसके अंदर मैं बोलता हूं 100 रुपीज आप पे कर चुके हो, तो सर अगर 100 के 100 रुपए पे कर चुके हो फिर हमारी लायबिलिटी जीरो है, फिर कोई लायबिलिटी नहीं है मेंबर की। ऐसे बेटा लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी उतनी होती है जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है, टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय ईच मेंबर। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसका मेंबर बनने के लिए आपको कंपनी की गारंटी लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई मेंबर बोलता है मैंने 1 लाख रुपए की गारंटी ली, कोई बोलता है मैंने 50,000 रुपए की गारंटी ली, कोई बोलता है मैंने 20,000 रुपए की गारंटी ली। हर मेंबर अपनी औकात के हिसाब से जितना वो अफोर्ड कर सकता है वो कंपनी की गारंटी उठाता है, और जितनी गारंटी उठाएगा उतने से वो कंपनी का मेंबर बनेगा। जो ज्यादा गारंटी उठाएगा वो ज्यादा अमाउंट से मेंबर बनेगा। और एक बात याद रखना बेटा, गारंटी वंस गिवन कैन नॉट बी रिवोक्ड। आपने एक बार गारंटी दे दी, बाद में रिवोक नहीं कर सकते। रिवोक का मतलब होता है बेटा कैंसिल। ऐसे तो बेटा सब जब कंपनी प्रॉफिट में होगी गारंटी दे देंगे और जब लॉस में होगी तो गारंटी ले लेंगे वापस। नहीं सर, एक बार आपने गारंटी दे दी तो अब आपको देनी पड़ेगी। और सर ये पैसा आपसे लिया कब जाएगा? बेटा याद रखना, दिस लायबिलिटी विल ओनली अकर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये सिर्फ और सिर्फ कब अराइज होगी? बेटे वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो जिस मेंबर ने बोला कि मैंने 1 लाख की गारंटी दी है, तो उससे वाइंडिंग अप के टाइम पे 1 लाख रुपए तक मंगवाए जा सकते हैं। जो मेंबर बोलेगा मैंने 50,000 रुपए की गारंटी दी है, उससे वाइंडिंग अप के टाइम पे 50,000 रुपए तक मंगवाए जा सकते हैं। तो बेटा जो ये मेंबर्स की लायबिलिटी होती है ये यहां भी लिमिटेड होती है। जैसे अगर एक मेंबर ने लिमिट लगा दी ना 1 लाख रुपए, एक मेंबर ने लिमिट लगा दी 50,000 रुपए, एक मेंबर ने लिमिट लगा दी 20,000 रुपए, तो ये लायबिलिटी जो है हम कह सकते हैं इट इज लिमिटेड, दोनों ही केसेस में, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। लेकिन बेटा आप ये याद रख के चलना कि कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जहां पर अनलिमिटेड, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो अलाउ करता है कंपनी को दैट यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन जनरली अगर हम बात करें, जनरली अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लायबिलिटी। ऑल्दो अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट तो अलाउ करता है कि आप अनलिमिटेड कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी बहुत रेयरली कोई इनकॉर्पोरेट करता है। जनरली अगर हम बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ही इनकॉर्पोरेट की जाती है कंपनी। तो ये एक फीचर बन गया कंपनी का। इज इट क्लियर?
इसको नोट कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा परपेचुअल सक्सेशन की। सब जानते हैं कि सर कंपनी एक गोइंग कंसर्न है, कोई नहीं जानता ये कंपनी कब खत्म होगी। परपेचुअल का मतलब क्या है सर? परपेचुअल का मतलब है विच इज लास्टिंग फॉर एवर, जो चलता ही चले चलता ही चले चलता ही चले। और सक्सेशन का मतलब है पासिंग ऑफ पावर्स, जैसे एक व्यक्ति मरा तो उसने पावर अपने बेटे को दे दी, उसका बेटा मरा तो उसने आगे अपने बेटे को दे दी, उसका बेटा मरा तो उसने आगे अपने बेटे को दे दी। तो परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है बेटा? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है विच विल कॉन्टिन्यूसली गो ऑन एंड ऑन। तो याद रखना, कंपनी की एग्जिस्टेंस उनके मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से या उनकी इंसॉल्वेंसी से या उनकी डेथ से अफेक्ट नहीं होगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। अगर मेंबर्स की डेथ हो जाती है, अगर मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कंपनी के सारे मेंबर्स मर जाएं तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी? आंसर इज नो सर। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया और लॉ ही इसको डिसॉल्व कर सकता है। कोई व्यक्ति के पैदा होने या मरने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सेइंग है दैट मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर एवर। मेंबर्स तो आते जाते रहेंगे, मेंबर्स के आने जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सर एक सवाल आता है मन में कि सर अगर कंपनी के अंदर सारे ही मेंबर्स मर जाएं तो सर कंपनी को चलाएगा कौन? कंपनी कंटिन्यू कैसे होगी? बेटा एक प्रोफेसर एलसीबी गोवर हैं, उन्होंने बोला था कि इवन अ हाइड्रोजन बम कैन नॉट डिसॉल्व अ कंपनी। कंपनी को हाइड्रोजन बम डिसॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सर कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया, लॉ ही डिसॉल्व कर सकता है। तो फिर सर मेरा क्वेश्चन तो अनआंसर्ड रह गया कि सर आपने पूछा कि सर अगर मेरे पास एक कंपनी है और उसके सारे मेंबर्स मर जाएं तो सर फिर क्या होगा उस कंपनी का? सर याद रखना, जैसे ही मेंबर्स की डेथ होगी उनके शेयर्स उनके लीगल हायर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे, वो मेंबर बन जाएंगे और वो कंपनी को रन करेंगे, लेकिन कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब आपको समझ में आया? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है गोइंग कंसर्न। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है दैट कंपनी विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर एन अनफोर्सीन पीरियड। तो कंपनी कोई ऐसा नहीं है कि आज पैदा हुई तो 10 साल बाद मर जाएगी या 20 साल बाद खत्म हो जाएगी या 50 साल बाद खत्म हो जाएगी। सर आपने देखा ही होगा हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसी कई सारी कंपनीज है जो 100-100 साल पुरानी है। तो सर वो कैसे चलती आ रही हैं? मेंबर्स मर जाते हैं, उनके शेयर्स आगे फर्दर ट्रांसफर हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनके शेयर्स आगे फर्दर ट्रांसफर हो जाते हैं, बट कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल पर्सन। सर क्योंकि कंपनी, देखो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? कंपनी एक कह सकते हैं कृत्रिम व्यक्ति है इन द आईज ऑफ लॉ। कृत्रिम का मतलब होता है बेटे आर्टिफिशियल। नाउ कंपनी के पास बहुत सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। लॉ ने कंपनी को क्रिएट किया, लॉ ही कंपनी को डिसॉल्व कर सकता है। लॉ कंपनी को एक व्यक्ति के रूप में देखता है। हमें तो दिखाई नहीं पड़ती कंपनी, हमें तो कंपनी, देखो कंपनी क्या है? कंपनी इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट्स, वो तो डॉक्यूमेंट्स ही है, वो कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। तो अनलाइक नेचुरल पर्सन, इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। ये सिर्फ लॉ की नजरों में ही पर्सन है, मतलब आप इसको कोई नेचुरल पर्सन की तरह मत सोच लेना। नेचुरल पर्सन हम सबको दिखाई देता है क्योंकि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ लॉ को नजर आता है, लॉ की नजरों में है, आपको नजर नहीं आएगा। तो सर
याद रखना, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कंपनी इज डिसॉल्व्ड बाय लॉ। सर कंपनी को क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो वो पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है, थ्रू विच कंपनी इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। और सर ऐसे ही कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए भी एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप, जिसके थ्रू कंपनी डिसॉल्व की जाती है। तो सर क्योंकि कंपनी को लॉ ने बनाया तो लॉ इसको आइडेंटिफाई करता है एक नेचुरल पर्सन की तरह। तो बिकॉज कंपनी इज कंसीडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज बीन ग्रांटेड विद सम राइट्स ऑफ पर्सन। कुछ ऐसे राइट्स कंपनी को मिले हुए हैं जो एक आम व्यक्ति को मिले हुए हैं। पर्सन का मतलब यहां पर नेचुरल पर्सन की बात कर रहा हूं बेटा। तो जैसे बेटा नेचुरल पर्सन के पास कुछ कुछ राइट्स होते हैं, ठीक वैसे ही राइट्स कुछ कंपनीज के पास भी। सर आपने ये स्टार क्यों बनाया? आइए सर अब हम कुछ राइट्स पढ़ते हैं कि सर क्या क्या राइट्स हैं कंपनी के पास अवेलेबल। वो राइट्स एक बार जरा पढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, मैं आगे मूव कर रहा हूं। पहला राइट है दैट इज कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। याद रखिएगा कि सर कंपनी खुद अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। एक केस है मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आइए जरा इस केस को पढ़ते हैं, जरा इस केस को समझते हैं, इस केस में क्या है। देखिए बेटा, एक व्यक्ति था मिस्टर ए, और इसका बेटा टिम्बर का काम था। टिम्बर का मतलब तो आप जानती हैं कि सर लकड़ी के जो वुडन लॉग्स होते हैं, इसका काम था बेटा मिस्टर ए का। इसने सोचा क्यों ना मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लूं। पहले तो इसका काम बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में था, लकड़ी का काम करता था, लेकिन यह काम बहुत ही प्रॉफिटेबल था, बहुत प्रॉफिट्स होते थे। तो इसने सोचा कि अब काम बढ़ने लगा है तो मैं कंपनी बना लेता हूं। तो इसने क्या किया, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना सारा बिजनेस किसको सेल कर दिया बेटा? सारा बिजनेस सेल कर दिया कंपनी को 48,000 पाउंड्स के अंदर। ये फॉरेन का केस है बेटा। जब ये सारा का सारा एसेट्स क्या थी बेटा? ये लकड़ी के जो लॉग्स थे वही थे एसेट्स। तो सारे के सारे उसने कंपनी को बेच दिए, और बदले में कंपनी ने क्या दे दिए? कंपनी ने 48,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स दे दिए, 1 पाउंड ईच। 1 पाउंड का एक शेयर। और कितने शेयर्स दे दिए? 48,000 शेयर्स। किसको दे दिए बेटा? मिस्टर ए को। और याद रखना बेटा, ये मिस्टर ए इस कंपनी का डायरेक्टर भी था और ये इसका मेंबर भी था। अब क्योंकि ये कंपनी को अपना समझ के बैठा था, ये कंपनी का मालिक बन के बैठा हुआ था, इसने क्या किया, एक इंश्योरेंस कंपनी से ये जो एसेट्स जो लकड़ी थी ना, उसके ऊपर एक फायर इंश्योरेंस ले लिया। लेकिन इसने गलती क्या करी मिस्टर ए ने? ही टुक फायर इंश्योरेंस इन हिज नेम। उसने अपने नाम पे बेटा इंश्योरेंस ले लिया। और एक दिन इन लकड़ियों में आग लग गई। जैसी आग लगी, वो तो निश्चिंत था, उसने बोला कि भाई मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है। उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया, ये कहकर कि भैया ये लकड़ियां तो किसको बिलोंग करती थी? इट बिलोंग्स टू कंपनी। और इस पे इंश्योरेंस किसने ले रखा था? इंश्योरेंस आपने अपने नाम पर ले रखा है। आपके पास कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। देखो बेटा, इंश्योरेंस का एक रूल होता है कि अगर आपको इंश्योरेंस लेनी है तो एसेट्स के ऊपर आपका इंश्योरेबल क्लेम होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे तो बेटा मैं अपने पड़ोसी के घर की इंश्योरेंस करा के उसके घर में आग लगा दूंगा और पैसे ले लूंगा, इजंट इट? ऐसे तो कोई भी किसी के एसेट पे इंश्योरेंस लेकर क्लेम करता रहेगा। तो इंश्योरेंस वही व्यक्ति ले सकता है जिसका उसके ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और इंश्योरेबल इंटरेस्ट जनरली ओनर का ही होता है। अब सर आप मुझे बताओ, वो व्यक्ति कहने लगा इंश्योरेंस कंपनी को कि भैया इस कंपनी का मालिक मैं हूं, इस कंपनी के सारे शेयर्स मेरे पास हैं, इस कंपनी का डायरेक्टर भी मैं हूं, तो ये जो एसेट्स हैं अगर मैंने अपने नाम पर भी ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है? इस केस में कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने ये बहुत बड़ी गलती करी कि अपने नाम पे ले लिया। कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम पर होल्ड कर सकती है।
तो इस केस में बेटा उसको कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। और इस केस में डिसाइड हुआ कि भैया कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ये कंपनी का राइट है। जैसे एक नेचुरल पर्सन अपने नाम पर बेटा एसेट्स परचेज कर सकता है, ठीक इसी तरीके से कंपनी भी अपने नाम पर एसेट परचेज कर सकती है, और फिर उस पर इंश्योरेंस लेने का राइट भी कंपनी को है, किसी XYZ को नहीं है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट फीचर पे जा रहा हूं, दैट कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। कंपनी बेटा अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। से फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इंडियन कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करूं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कंपनी को रिकॉग्नाइज किया एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलता है कंपनी इज इक्वली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज अ नेचुरल पर्सन। जैसे एक आम इंसान कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, एलिजिबल है, वैसे कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। हां, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो वो नहीं कर सकती। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी वो नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती कंपनी किसी से। कॉन्ट्रैक्ट टू अडॉप्ट चाइल्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो क्या एक कंपनी किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बन सकती है? आंसर इज नो। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि सर वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता, वो एक अलग चीज है। लेकिन सर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो वो कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे रिलायंस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आप मुझे बताओ मैं रिलायंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि मुकेश अंबानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा? सर्टेनली सर मैं जियो, अगर मुझे जियो के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं जियो के नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मुकेश अंबानी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। और सर क्योंकि आप अपने नाम पर केस कर रहे हो, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंपनी को सू भी किया जा सकता है और कंपनी भी अपने नाम पर किसी को सू कर सकती है। तो अगर एक व्यक्ति ने, मिस्टर ए ने, मान के चलते हैं जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मान के चलते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और सर जियो ने इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से इनकार कर दिया फ्यूचर में, तो सर क्या मिस्टर ए जियो पे केस फाइल कर सकता है, सू कर सकता है उसको? आंसर इज यस। क्या जियो मिस्टर ए पे केस फाइल कर सकती है, मिस्टर ए को सू कर सकती है? आंसर इज यस। यही लिखा है दैट कंपनी कैन सू और बी सूड इन इट्स ओन नेम। वो अपने नाम पर बेटा केस फाइल भी कर सकती है और उसके नाम पर केस फाइल हो भी सकता है। एक केस आया था, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। इस केस में बेटा डिसाइड हुआ था क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको अपने नाम पर सूट फाइल करने के लिए अलाउ करना चाहिए, और उसके डायरेक्टर्स या उसके जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के बिहाफ पर केस फाइल नहीं करेंगे, कंपनी खुद अपने नाम पर केस फाइल कर सकती है। तो ये बेटा इसमें हमने पढ़ा। चलिए आगे मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है बेटा? कॉमन सील का मतलब होता है ऑफिशियल सिग्नेचर्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सर कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकती है। अब सर ये सब कुछ करने के लिए कंपनी को सिग्नेचर्स भी करने पड़ेंगे। आप किसी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको साइन करने पड़ेंगे। तो सर कैसे साइन करोगे? याद रखना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विद नो लिम्स। कंपनी के कोई हाथ पैर तो होते नहीं, एक नेचुरल व्यक्ति के तो होते हैं, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लॉ की नजरों में एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सर कॉमन सील जिस भी डॉक्यूमेंट पे अफिक्स होगी, कॉमन सील जिस भी डॉक्यूमेंट पे लगेगी, इट विल बी डीम्ड टू बी साइंड बाय द कंपनी। तो सर जिस भी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगेगी, हम मानकर चलेंगे कि उस डॉक्यूमेंट पे कंपनी ने सिग्नेचर किए। अब सर ऐसे तो सर ये कंपनी के सिग्नेचर को कोई भी मिसयूज करेगा, इसलिए हमने पावर किसको दे रखी है? सर डायरेक्टर्स को दे रखी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल साइन अलोंग विद द कॉमन सील। तो सर ऐसे कोई भी कॉमन सील लगा दे तो उससे काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन भी होने चाहिए। इससे क्या होगा सर? कोई इसको मिसयूज नहीं कर सके। ऐसे तो किसी के पास भी कॉमन सील आ जाएगी, वो कंपनी की कॉमन सील कहीं भी लगाता फिरेगा और कंपनी लायबल होती जाएगी। तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर, अच्छा याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी किसी एक डायरेक्टर को ऑथोराइज करेंगे कि भैया तू ऑथोराइज है कॉमन सील लगाने के लिए। तो जो भी ऑथोराइज होगा वो पहले कॉमन सील लगाएगा, फिर साथ में अपने सिग्नेचर करेगा। और कल को अगर कोई ऐसे कोई भी डायरेक्टर साइन कर दे
तो सर क्या कंपनी बाउंड होगी? आंसर इज नो। लोग पूछेंगे दिखाओ भैया आपकी मीटिंग कब हुई, कौन सी मीटिंग में आपको ऑथराइज किया गया था कॉमन सील लगाने के लिए। तो अगर डायरेक्टर भी ऐसे यूज लगा दे कॉमन सील तो उससे भी काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कन्वीन करवानी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होने चाहिए। तो इस तरीके से इसको मिसयूज को अवॉइड किया जा सकता है। पहले आप जैसे कि ये देख रहे हैं कॉमन सील ऐसे होती थी बेटा, ये एक वैक्स टाइप कोई कंपोनेंट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लाख। तो इसको पिघलाकर डाला जाता था और ऊपर से ऐसे ये लोहे की स्टैंप होती थी इसके ऊपर रखी जाती थी, तो ये सॉफ्ट होती थी, तो ये इसके इंप्रेशन इसके ऊपर आ जाते थे। लेकिन इसका यूज अब खत्म हो गया बेटे। अब जो कॉमन सील यूज होती है वो बेटा ऐसी कॉमन सील यूज होती है जिसपे इंप्रेस, आपने देख रहे हो इंप्रेशन आ रहे हैं, तो इसमें कोई इंक नहीं इन्वॉल्व, नो इंक। ये लीवर है बेटा, इसको आप जोर से प्रेस करोगे तो कॉमन सील का जो इंप्रेशन वो पेपर पे आ जाएगा, कॉमन सील का इंप्रेशन। तो ये आपकी जो कंपनी की कॉमन सील है आजकल ऐसे होती है, थोड़ी उबरी उबरी सी पेपर के ऊपर आती है, यू कैन फील इट। इसको हाथ लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी का नाम इसके ऊपर छपा हुआ आ रहा है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, बेटा याद रखना कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए एंड एओए, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की कॉम्पोजिशन होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, ये सारी चीजें बेटा किसके अंदर होती हैं? ये सारी चीजें होती हैं बेटा एमओए के अंदर। और ऐसे ही बेटा एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड कैसे इशू होगा, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, डायरेक्टर्स रिटायर कैसे होंगे, जनरल मीटिंग कैसे होगी, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बेटे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। अब कंपनी के एमओए और एओए में जो लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? बेटा लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब है कंपनी वो ही कर सकती है जो उसके एमओए और एओए में लिखा है, और जो एमओए और एओए के स्कोप से बाहर है वो कंपनी नहीं कर सकती। तो ये भी कंपनी का फीचर है कि कंपनी के जो एक्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं टू द स्कोप ऑफ एमओए एंड एओए, एंड कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स एमओए एंड एओए। मतलब जो एमओए और एओए में नहीं लिखा वो कंपनी नहीं कर सकती। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन भी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे मूव कर रहा हूं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी के अंदर। कैसे इंपॉर्टेंट है सर? सर याद रखना एक कंपनी के अंदर ओनरशिप जो होती है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है। कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। और कौन से शेयर होल्डर बेटा? बेटे इक्विटी शेयर होल्डर्स। जबकि कंपनी की मैनेजमेंट किसके पास होती है बेटा? कंपनी की मैनेजमेंट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो कंपनी के अंदर ओनरशिप जो है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है और मैनेजमेंट जो होती है बेटा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। अब सर बात करें कि सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? तो सर ये शेयर होल्डर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो ये क्योंकि देखो क्या होता है कंपनी के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं। अगर सारे मिलकर कंपनी को मैनेज करने लग पड़े तो बेटा फिर तो कंपनी मैनेज हो ही नहीं पाएगी कभी। उल्टा क्या होगा, कोई डिसीजन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब डिसीजन लेने वाले बहुत सारे होते हैं ना तो कभी कोई डिसीजन हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए व्यक्तियों को अपॉइंट किया जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। और इनका मेंबर होना जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी मेंबर, हो सकते हैं, मना नहीं है। जैसे अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो सर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स ही फर्म को मैनेज करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी बेटा जो पार्टनर्स होते हैं वो ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बनते हैं। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी बेटा जो आपके गवर्निंग बॉडी के मेंबर होते हैं उनका एग्जीक्यूटिव मेंबर होना जरूरी होता है। मतलब मेंबर्स ही मैनेज कर सकते हैं जो भी फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूं। लेकिन सर कंपनी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक नॉन मेंबर को भी मैनेजमेंट सौंप सकते हो कंपनी की। इससे क्या होता है, हम स्किलफुल लोगों को ढूंढते हैं, उनको मैनेजमेंट सौंपते हैं और अच्छे तरीके से कंपनी को मैनेज करते हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर है।
तो सर आप एक बताओ, पैसा किसका लगा, फंड्स किसके लगे कंपनी के अंदर? सर फंड्स तो शेयर होल्डर्स के लगे हैं, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल किसका है? सर उनके ऊपर कंट्रोल है मैनेजमेंट का। तो सर डे टू डे जो अफेयर्स हैं उनको कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेटा मैनेज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? आज के लिए बेटा हम इतना ही करते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक लास्ट फीचर पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, और फिर सेपरेट लीगल एंटिटी के से कुछ केसेस भी पढ़ेंगे, और इसके कुछ कॉर्पोरेट बिल को कब कब लिफ्ट किया जा सकता है उससे रिलेटेड भी चर्चा करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।